Good morning, friends. Yesterday we have discussed about the different types of categorization related to the diseases, and today we have to come across the next topic related to the health and disease. तो हम लोगों ने कैटेगराइजेशन में कम्युनिकेबल क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या कैटेगराइजेशंस है, क्या उसका मीनिंग है, सब चीज़ें हमने कवर कर लिए थे। आज हमको उसी को कंटिन्यू करना है डिसीज कॉजेटिव एजेंट्स के हिसाब से। तो एक्चुअली डिसीज कॉजेटिव एजेंट्स मतलब क्या है, तो दिस इज द स्टडी रिलेटेड विद द ब्रांच कॉल्ड इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मीनिंग हमने पहले दिन डिस्कस किए थे कि इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस और बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिसीज। तो क्लासिफिकेशन में जो हमने पढ़े थे कि अलग अलग तरीके के कॉजेटिव एजेंट्स रहेंगे, उसमें से हमको एग्जैक्ट कॉज यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर होता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, नॉन बायोलॉजिकल हो सकता है, जो हमारे बॉडी को डिसीज प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो फिर डिसीज कॉजेटिव एजेंट्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो इट इज एनी सॉर्ट ऑफ मटीरियल वेदर इट इज फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल मटेरियल which is responsible for the causing disease is called as the disease causative agent। मीनिंग समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कोई भी फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट या फिर फैक्टर अगर वो हमारी बॉडी को डिसीज प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम उसको डिसीज पॉजिटिव एजेंट्स करके कंसिडर करेंगे। अभी इन डिसीज पॉजिटिव एजेंट्स को भी हम अलग अलग लेवल पे कैटेगराइज करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डिसीज पॉजिटिव एजेंट में सबसे पहला लेवल अगर हमको पढ़ना है तो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे एज ए फिजिकल फैक्टर। सेकंड में हमको कंसिडर करना है तो यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे केमिकल फैक्टर, ठीक है। थर्ड लेवल पे अगर हमको कंसिडर करना है तो वी कैन इजीली इंक्लूड मैकेनिकल फैक्टर, देन न्यूट्रिशनल फैक्टर एंड लास्टली इट इज बायोलॉजिकल। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे तो हर एक का एक एग्जांपल और उसका मीनिंग हम कंसिडर करके चलते हैं। फिजिकल मतलब क्या होता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम सेंसिटाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर करना है तो फिजिकल फैक्टर, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ये एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। उसके बाद में आप फिजिकल में ही रेडिएशन का एग्जांपल ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स हैं जिनसे हमारे बॉडी में डिसीज प्रोड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए कि अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो भी एबनॉर्मेलिटी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी अगर जनरेट होती है तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से भी एबनॉर्मेलिटी जनरेट हो सकती है। बॉडी के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर अगर वर्क करता है तो वहाँ पे भी पेनफुल सेंसेशंस की स्टार्टिंग होती है, तो उसको भी डिसीज कंडीशन कंसिडर किया जा सकता है। रेडिएशंस, इट इज़ द वेल नोन कॉज। आपको पता है कि जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज जिसको हम बोलते हैं, गामा रेज बोलते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल्स होते हैं। इनके इम्पैक्ट की वजह से, इनके एक्सपोजर की वजह से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स भी होने की चांसेस रहते हैं। मतलब ये अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं फिजिकल फैक्टर में इंक्लूडेड है, जिनसे कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का डिसीज यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है। इज दैट क्लियर? ओके। सेकंड क्या फैक्टर इज द केमिकल वन। तो केमिकल में अगर हम देखेंगे तो इनमें फिर से दो तरीके का कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं। इसमें हम कैटेगराइज करेंगे एज ए एंडोजीनस केमिकल और दूसरा कंसिडर करेंगे एक्सोजीनस केमिकल। अभी एंडोजीनस और एक्सोजीनस का मतलब क्या हो सकता है? तो एंडो मतलब विद इन, तो द नंबर ऑफ केमिकल्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिसीजेस। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज विद इन बॉडी, और इनके एग्जांपल्स कंसिडर करने हैं। यहाँ पे आप हार्मोन्स को इंक्लूड कर सकते हो, एंजाइम्स को इंक्लूड कर सकते हो। ये सब चीज़ें क्या है? हमारे बॉडी के सिक्रीशंस है। तो इन सिक्रीशंस का अगर हम एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे तो हार्मोन्स आप लोगों ने पढ़े हैं, उसमें आपको पता है कि हार्मोन्स का दो तरीके से सिक्रीशंस हो सकता है किसी भी पर्सन में। एक तो हाइपोसिक्रीशन होगा, नहीं तो फिर हाइपर सिक्रीशन होगा। कल के क्लास में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में भी बताया था कि अगर कोई भी हार्मोन हाइपोसिक्रीशन या फिर हाइपर सिक्रीशन में फॉर्म होता है, वो रिलीज किया जाता है, तो इट विल क्रिएटिंग सर्टन एबनॉर्मेलिटीज टू द बॉडी। तो फिर ऐसे कंडीशंस को हम जनरली डिसऑर्डर्स बोलते हैं। आप एक एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे जो कल हमने बताए थे कि ग्रोथ हार्मोन।
ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, सेल डिवीजन के लिए स्टिमुलेट करता है वो। लेकिन अगर किसी पर्सन में ग्रोथ हार्मोन का परसेंटेज, उसकी लेवल कम या ज़्यादा होती है, तो अगर हम देखेंगे तो कम होता है ग्रोथ हार्मोन तो उसमें ड्वार्फिज्म नाम का डिसऑर्डर प्रोड्यूस होगा। अगर ज़्यादा होता है, बढ़ता है, बियॉन्ड द लिमिट होता है, तो एट दैट टाइम इट विल कॉजिंग द जायंटिज्म, बराबर है। वैसे ही अगर हम थायराइड का एग्जाम्पल लेते हैं तो थायराइड के लिए भी कल मैंने बताया था कि अगर थायरोक्सिन का परसेंटेज हमको बिलो नॉर्मल लेवल दिखता है तो उस कंडीशन को हमने बताया था हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसका एग्जाम्पल अगर हमको कंसिडर करना है तो हम क्रिएटिनिज्म देखते हैं, फिर उसके बाद में मिक्सोडेमा नाम की कंडीशन देखते हैं। वही अगर बढ़ता है तो हम उसको एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे बॉडी के सिक्रीशंस है। तो ये सिक्रीशंस क्या है? केमिकल्स है जो हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज किए जाते हैं और इनके कम या ज़्यादा परसेंटेज सीक्रेट होने की वजह से बॉडी में नंबर ऑफ डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो सकते हैं। एंजाइम्स में भी आप देख सकते हो कि जैसे डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे एंजाइम्स है, उनका परसेंटेज अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो सकती है। फिर अगर हम देखेंगे तो यूरिया, ये भी हमारे बॉडी का सिंथेसिस होने वाला केमिकल है, यूरिक एसिड है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़े हैं एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन के चैप्टर में कि यूरिया और यूरिक एसिड हमारे लिए नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल करके फॉर्म किए जाते हैं। इनका एलिमिनेशन होना ज़रूरी है, ठीक है, और इसीलिए हम प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के फॉर्मेट में। लेकिन जब भी किसी पर्सन में ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज में या फिर बहुत कम परसेंटेज में प्रोड्यूस होता है तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस करने के लिए दिया जा सकता है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते हैं यूरिक एसिड का। क्या आप में से कोई बता सकता है कि यूरिक एसिड का परसेंटेज अगर या फिर यूरिक एसिड की क्वांटिटी हमारे जॉइंट्स में जब डिपॉजिट हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या आंसर बताया था, क्या हमने डिस्कस किया था इसके बारे में? द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस द कंडीशन कॉल्ड एज गाउट, ठीक है। ये आर्थराइटिस का एक टाइप है, ये हमारे जॉइंट में डिपोजिशन हो जाता है। इसका मतलब अगर मोर देन नॉर्मल लेवल पे यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो हमारे किडनी से कहीं ना कहीं एलिमिनेट नहीं हो पाता है और इसीलिए वो जाके हमारे जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो दैट कंडीशंस आर कॉल्ड एज द गाउट कंडीशन। समझ में आ रहा है बेटा? तो एंडोजीनियस का मतलब क्या बताएंगे हम यहाँ पे स्पेशली? द नंबर ऑफ केमिकल्स विच आर सिंथेसाइज विद इन द बॉडी और इनसाइड द बॉडी एंड कॉजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। तो ये आपको अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स अभी समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। हॉर्मोन्स है, इनको केमिकल मैसेंजर्स कहा जाता है, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। तो अलग अलग तरीके के सिक्रीशंस हमारे बॉडी में केमिकल्स के फॉर्मेट में रिलीज किए जाते हैं। दूसरा अगर हम कैटेगराइजेशन देखेंगे तो केमिकल डिसीज कॉजेटिव एजेंट में एक्सोजीनियस का मतलब क्या हो सकता है? तो आउटर साइड से जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे ऐसे केमिकल, उनको अगर हमको इंक्लूड करना है तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स, ठीक है। पोल्यूटेंट्स में आपको पता है कि अलग अलग तरीके के केमिकल्स मिक्स होते हुए दिखते हैं आपको, और उस पोल्यूटेंट में आपको अलग अलग तरीके के गैसियस भी मिलेंगे, लिक्विफाइड फॉर्मेट में भी मिलेंगे या फिर सॉलिड फॉर्मेट में भी मिलेंगे। कोई भी कंटेंट अगर हमारे बॉडी में एंटर होने की कोशिश करता है, कांटेक्ट में आने की कोशिश करता है, तो उससे हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होने के मैक्सिमम चांसेस दिखेंगे, कोई ना कोई डिसेबिलिटी या फिर एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसीलिए पोल्यूटेंट को हम एक्सटर्नल मीडियम से आने वाले मटेरियल करके कंसिडर कर रहे हैं और इसीलिए हमने इंक्लूड किया है एक्सोजीनस केमिकल। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए कि जैसे एयर पोल्यूटेंट होता है, कोई एक ऐसा कंटेंट है, कोई केमिकल मटेरियल है, उसको हम अगर हमारे इनहेलेशन के थ्रू अंदर लेते हैं तो अस्थमा जैसे अटैक आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कफिंग हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है, इनडायरेक्टली यू कैन से दैट, जैसे हमने कल बताया था कि एलर्जीज नाम की जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसके लिए पोल्यूटेंट हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और इसीलिए एक्सोजीनियस केमिकल में हमको आउटर साइड के केमिकल कंटेंट को इंक्लूड करना है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो फिजिकल फैक्टर में ये सब चीज़ें एग्जाम्पल वाइज आपने ध्यान में रखना है, और एंडोजीनियस में, एक्सोजीनियस में आपने ये सब चीज़ें पोल्यूटेंट या फिर पॉजिटिव एजेंट्स करके ध्यान में रखना है। फिर हम आते हैं मैकेनिकल की तरफ। ये एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ मैं। मैकेनिकल जो हम कंसिडर करेंगे, इट इज जनरली फोर्स, ठीक है। आपको पता है कि बॉडी में जब लोकोमोशन की प्रोसेस होती है, मूवमेंट की प्रोसेस होती है, तो जनरली एक स्टैंडर्डाइज लेवल पे फोर्स वहाँ पे किसी भी चीज़ का अप्लाई किया जा सकता है, और उसी फोर्स के साथ हम हमेशा हमारे बॉडी की मूवेबिलिटी शो करते हैं। लेकिन बाय चांस अगर देखेंगे कि हमारे बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर एक एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा फोर्स अगर वर्क करता है, तो उससे फिर क्या होने की चांसेस है?
तो बॉडी को इंजरी हो सकती है, या फिर हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप हो सकता है, या फिर हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे फ्रैक्चर जनरेट हो सकता है। आपने बहुत बार एग्जांपल्स देखे होंगे कि जब भी किसी पार्ट को अगर फोर्सफुली प्रेस किया जाए, जैसे अगर मैं इस जॉइंट को बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देता हूँ तो ये एल्बो जॉइंट मेरा ब्रेक होने के चांसेस है, डिसलोकेशंस आने के चांसेस है। फोर्सफुली अगर किसी के नेक रीजन को अगर कोई वहाँ पे जनरली फोर्स अप्लाई किया जाता है तो आप देखेंगे वहाँ पे भी डिसलोकेशन आने के चांसेस है। तो लोकोमोशन या फिर हमारे बोन से रिलेटेड, हमारे स्केलेटन से रिलेटेड अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज प्रोड्यूस होने के चांसेस है, और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है, तो ये मैकेनिकल फोर्स होता है। तो एडिशनल फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट के ऊपर अगर क्रिएट किया जाता है या फिर वो अप्लाई किया जाता है तो एट दैट टाइम इट विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फैक्टर टू प्रोड्यूस द डिसीज, सो इट इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ डिसीज कॉजेटिव एजेंट। समझ में आ रहा है ये सब? तो आप लोगों ने यहाँ पे 3 कैटेगराइजेशंस पढ़ लिए हैं। फिर आते हैं न्यूट्रिशनल की तरफ। कल इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किए थे। न्यूट्रिशनल मतलब जो हमारे नरिशमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं वो। अभी यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं पूछता हूँ कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमारे बॉडी को नरिश करने का काम करते हैं, तो आप लोगों को कल एग्जांपल्स बताया था मैंने, और उसके बाद में हमने डाइजेशन के चैप्टर में भी पढ़े हैं। तो स्पेशली आप लोगों को पता है कि देयर आर नियर अबाउट 5 to 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द फीडिंग मटेरियल। तो क्या क्या होता है यहाँ पे, तो हम इंक्लूड करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फिर हम इंक्लूड करेंगे लिपिड्स, ठीक है, फिर आते हैं प्रोटीन्स की तरफ, फिर हम इंक्लूड कर सकते हैं विटामिन्स, देन मिनरल्स और वाटर। ठीक है, ये कुछ कंपोनेंट्स हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फाइबर्स या फिर रफेजेस को भी आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो आप लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को डेली रूटीन पर्पस के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55% एनर्जी का सोर्स करके काम करता है। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया। हमारी रिक्वायरमेंट हमारे डेली रूटीन वर्क के हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो हमारी जो मेटाबॉलिक वैल्यू होती है, जिसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, वो हमारे लिए डिसाइडेड है। अगर किसी पर्सन में ये कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज बढ़ जाता है तो क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट होते जाएंगे, बराबर है, उनका अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्शन किया जाएगा, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी आती हुई दिखती है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स अगर कम हो जाएगा तो हमारी एनर्जी लेवल में ड्रॉप आ सकता है। इसका मतलब ये न्यूट्रिशनल फैक्टर भी हमारे लिए नॉर्मल लेवल पे ज़रूरी है। अगर वो कम होता है या फिर बढ़ता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसेबिलिटी आने के चांसेस रहते हैं। लिपिड्स का भी एग्जांपल ले लीजिए कि लिपिड हमको नियर अबाउट अगर कंसिडर करेंगे तो 15% रिक्वायर्ड होता है हमारे डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के हिसाब से। तो ये अगर किसी में बढ़ जाता है तो आपको पता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन आपने कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में पढ़े होंगे कि वहाँ पे क्या होता है, एडिशनल जो फैट्स आता है वो जमा हो जाता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, और फाइनली उसकी रिजिडिटी बढ़ जाती है, जो ब्लड का फोर्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है और ब्लड प्रेशर वहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखता है। तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर भी वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। लिपिड्स अगर कंटिन्यूसली डिपॉजिट होते जाएंगे, एडिपोज टिश्यू की क्वांटिटी अगर कंटिन्यूसली बढ़ते जाती है तो एट दैट टाइम इट विल लीड्स टू द ओबेसिटी अगेन। बहुत ज़्यादा फैटनेस बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा फैट्स का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे ओबेसिटी जनरेट होने के चांसेस रहेंगे। प्रोटीन्स का एग्जाम्पल कल हमने डिस्कस किए थे कि प्रोटीन्स हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये भी नियर अबाउट 15% तक हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कि प्रोटीन की अगर कमी होती है, डेफिशिएंसी जनरेट होती है, तो उस टाइम पे आप देखेंगे वहाँ पे भी डिसऑर्डर प्रोड्यूस होंगे। कल मैंने 2 एग्जांपल्स बताए थे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मैरास्मस बताया था और एक क्वाशरकर सिंड्रोम बताया था। तो दोनों में क्या होता है, एक मैरास्मस कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम स्पेशली प्रोटीन प्लस एनर्जी की डेफिशिएंसी दिखाएंगे, और क्वाशरकर देखेंगे तो वहाँ पे सिंपली प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। एक अगर प्रोटीन का कंटेंट कम हो जाता है हमारे बॉडी में तो हम देखेंगे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है बेटा। और वो इम्पैक्ट कैसे, एंजाइम्स प्रॉपरली नहीं बनेंगे, एंटीबॉडीज प्रॉपरली नहीं बन सकती है, प्रॉपरली हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें अगर नहीं रहेंगी तो बॉडी का रेगुलेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए इन फैक्टर्स को कंसिडर करना है। विटामिन्स कल हमने पढ़े थे, विटामिन ए है, बी, सी, डी, ई और के, ये सभी विटामिन हमारे लिए रेगुलेटर्स करके ज़रूरी होते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है लेकिन फिर भी ज़रूरी है, इनका एब्सेंस हम हमारे बॉडी के लिए नहीं दिखा सकते हैं। तो स्पेशली विटामिन अगर कम होता है तो डेफिशिएंसी क्रिएट होगी।
तो डेफिशिएंसी में आपने कल पढ़े थे कि ए की डेफिशिएंसी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस जैसा कंडीशन जनरेट हो सकता है। विटामिन बी अगर कम है तो स्पेशली वहाँ पे बेरी बेरी जैसे कंडीशंस हो सकती है। फिर हम देखेंगे विटामिन सी, उसका भी नाम बताया था मैंने, स्कर्वी, ऑस्टियो मैलिसिस की कंडीशन हो सकती है, तो वहाँ पे स्पेशली विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, वैसे ही मिनरल्स में भी बताया था कि आयरन कम होता है तो स्पेशली आपको पता है हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम होगा। अगर आयोडीन की कमी होती है तो स्पेशली हमको पता है ग्वाइटर जैसे कंडीशन आ सकती है। इसका मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमारे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी ऐसे हैं जो कम या ज़्यादा परसेंटेज में अगर प्रेजेंट है तो वो डिसीज पॉजिटिव एजेंट्स करके वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी फैक्टर हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। सबसे लास्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंसिडर करना है बायोलॉजिकल फैक्टर। ये हमको और बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ना है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में हम इंक्लूड करेंगे बैक्टीरिया, वायरस, फिर हम इंक्लूड करेंगे प्रोटोजोन, देन हेलमिंथ, फंजाई एटसेट्रा। अभी आपको यहाँ पे एक एक इसके बारे में थोड़ा सा प्रिलिमिनरी आइडिया बता देता हूँ। बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब चीज़ें क्या है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में बिलोंग करने वाले बायोलॉजिकल मटेरियल्स है। बैक्टीरियल डिसीजेस ले लीजिए, जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, जो लिविंग कंडीशन में होंगे और हमारे बॉडी में जनरली डिसीज प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो आप लोगों ने अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया देखे होंगे, हजारों टाइप के बैक्टीरिया अलग अलग मीडियम में प्रेजेंट रहते हैं। तो उनमें से जितने भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे बैक्टीरिया के लिए, आपने टाइफॉइड का एक वेल नोन डिसीज सुने होंगे। टाइफॉइड के लिए अगर आप देखेंगे तो साल्मोनेला टाइफी ये पॉजिटिव एजेंट होता है। ये ग्राम नेगेटिव टाइप का जो बैक्टीरिया है ये हमारे फूड और वाटर के कंटेमिनेशन से हमारे बॉडी में एंटर होता है और जनरली इसके वजह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी ग्रोथ होती है और फिर हमारे डाइजेशन से रिलेटेड नंबर ऑफ एबनॉर्मेलिटीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो एक बैक्टीरिया का एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो। टीबी का नाम आपने सुने होंगे, टिटानस का नाम सुने होंगे, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, वायरस के कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वायरस इज HIV, आपने नाम सुने होंगे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका कांटेक्ट अगर किसी पर्सन के हेल्दी बॉडी के साथ होता है तो ये भी एक एड्स नाम की कंडीशन को जनरेट कर सकता है। तो वायरस में भी ये पोलियो वायरस आप लोगों ने सुने होंगे जिसका इरेडिकेशन इंडिया में हो चुका है अभी, तो ये भी एक वायरल डिसीज के प्रोडक्शन के लिए रहेगा। प्रोटोजोन्स जो आपको डिटेल में डिस्कस करना है, प्रोटोजोन्स में आप एंटाअमीबा हिस्टोलिटिका पढ़ने वाले हो जो फिर से प्रोटोजोनल डिसीज के लिए रहेगा। ठीक है, अमेबियासिस जिसका नाम दिया जाता है। मोस्ट कॉमन डिसीज फ्रॉम द प्रोटोजोन कैटेगरी इज द मलेरिया। आपने मलेरिया का नाम सुने होंगे। तो मलेरिया में प्लाज्मोडियम नाम की एक स्पेसीज होती है या जीनस होता है जिसमें अलग अलग 4 तरीके के स्पेसीजेस हमको डिस्कस करने हैं जिससे मलेरिया नाम की डिसऑर्डर कंडीशन प्रोड्यूस होती है। फिर अगर हम देखेंगे तो हेलमिंथ, फाइलेरियासिस आपने नाम सुने होंगे, एलिफेंटियासिस आपने नाम सुने होंगे। ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में आपके डिसीज प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो लास्ट में फंगस, फंगल इन्फेक्शन तो आप लोगों को पता है, जैसे माइकोराइजा हो गया। ठीक है, तो ये जो फंगस है हमारे स्किन के ऊपर टारगेट करते हैं और जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है कहीं ना कहीं वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होता है, वहाँ पे फिर आप देखेंगे कि रिंगवर्म जैसे कंडीशंस को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स रहेंगे। तो आप अगर ओवरऑल देखोगे तो फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, न्यूट्रिशनल और बायोलॉजिकल ये अलग अलग तरीके के कुछ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिया हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो उन सभी फैक्टर्स को जिससे हमको कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी मिल रही है, जिससे कोई ना कोई डिसीज प्रोड्यूस हो रहा है, उनको हम इंक्लूड करेंगे एज अ डिसीज पॉजिटिव एजेंट। एक लास्ट में चीज़ आपको यहाँ पे ये डिस्कस करनी है इटियोलॉजिकल पार्ट के हिसाब से कि कोई भी डिसीज पॉजिटिव एजेंट एबनॉर्मेलिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसके लिए 3 अलग अलग चीज़ें हो सकती है, मैं यहाँ पे नोट करने की कोशिश करूँगा। एक तो हम देखेंगे उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, उसकी एंट्री हो सकती है या फिर उसका एब्सेंस भी हो सकता है। ये तीनों फैक्टर्स हम यहाँ पे कंक्लूड करने वाले हैं कि डिसीज पॉजिटिव एजेंट में ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे डेफिशिएंसी, एंट्री का मतलब आप कंसिडर करेंगे एक्सेस। अभी जो मैंने बताया था, कोई चीज़ कम है तो भी डिसीज प्रोड्यूस होगा,
कोई चीज़ अगर ज़्यादा है तो भी डिसीज प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर किसी चीज़ की अगर टोटल एब्सेंस हमारे बॉडी में दिखता है तो हम देखेंगे वहाँ पे भी डिसीज प्रोड्यूस होने के चांसेस है। तो इट इज़ एनी सॉर्ट ऑफ मटेरियल और फैक्टर विच प्रोड्यूस द डिसीज इज कॉल्ड एज डिसीज पॉजिटिव एजेंट। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, इसको डिटेल में आप अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर दीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इनको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने यहाँ पे कंक्लूड करके चलना है, डिसीज पॉजिटिव एजेंट।